सोचिए, 50 से ज्यादा मुख्य नदियां, उनके रास्ते, उनकी सहायक नदियां, इन सब को याद रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसे रटने का नहीं बल्कि समझने का एक बेहतर, एक लॉजिकल तरीका है। चलिए आज इसी को आसान बनाते हैं। तो जब हम भारतीय भूगोल पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे सामने लगभग 50 मुख्य नदियों की एक लिस्ट आ जाती है। पहली बार देखने में तो ये नंबर ही अपने आप में एक पहाड़ जैसा लग सकता है ना। और सच कहूं तो सिर्फ नामों की एक लंबी लिस्ट को रटने की कोशिश करना बहुत थकाऊ हो सकता है। झेलम कहां से निकलती है, कावेरी की सहायक नदियां कौन सी हैं, ये सारी जानकारी दिमाग में बहुत जल्दी उलझ जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई बेहतर रास्ता है? क्या हम इस जानकारी को सिर्फ रटने के बजाय वाकई समझ सकते हैं? जी हां, बिल्कुल, और आज हम वही देखने वाले हैं। तो इस चुनौती से निपटने के लिए हम इसे 4 आसान हिस्सों में बांटेंगे। पहले हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर हम नदियों को 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, हिमालयी और प्रायद्वीपीय, और आखिर में इन सब को मिलाकर एक ऐसा मेंटल मैप तैयार करेंगे जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने सोचने के तरीके को बदलना। हमारा लक्ष्य रटना नहीं बल्कि समझना है। हम इस लंबी सी लिस्ट को एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में बदल देंगे, जिससे ये सारी जानकारी खुद ब खुद याद रहने लगेगी। और उस पूरे सिस्टम की चाबी बस इसी एक क्लासिफिकेशन में छिपी है। भारत की लगभग सभी नदियों को इन 2 मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक तरफ हैं हिमालय नदियां, ये साल भर बहती हैं क्योंकि इन्हें ग्लेशियरों के पिघलने और बारिश दोनों से पानी मिलता है। दूसरी तरफ हैं प्रायद्वीपीय नदियां, जो कि मौसमी हैं, मतलब ये लगभग पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। बस ये एक फर्क समझ लिया तो समझिए आधा काम हो गया। तो चलिए पहले ग्रुप से शुरू करते हैं, हिमालयी नदियां। ये भारतीय उपमहाद्वीप की कुछ सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर नदियां हैं। अब देखिए, बात और भी आसान हो जाती है। इन हिमालयी नदियों को भी हम आगे 3 बड़े रिवर सिस्टम्स में बांट सकते हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उत्तर भारत की लगभग सभी बड़ी नदियां इन्हीं 3 में से किसी एक सिस्टम का हिस्सा हैं। और ये टेबल दिखाता है कि ये फ्रेमवर्क कितना पावरफुल है। देखिए कैसे वो लंबी बिखरी हुई लिस्ट अचानक कितनी ऑर्गेनाइज्ड लगने लगती है। सिंधु सिस्टम में झेलम और चिनाब जैसी नदियां हैं। गंगा सिस्टम जो सबसे बड़ा है, उसमें यमुना, घाघरा और सोन जैसी मुख्य सहायक नदियां हैं। और फिर है ब्रह्मपुत्र, जो अपने आप में एक विशाल नदी है। अब ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है बल्कि एक संगठित परिवार जैसा लगता है। चलिए अब हम भारत के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। हमारी दूसरी बड़ी कैटेगरी है प्रायद्वीपीय नदियां। ये मध्य और दक्षिण भारत की लाइफलाइंस हैं, और जैसा कि हमने पहले देखा, इनकी किस्मत पूरी तरह से मॉनसून की लय से जुड़ी हुई है। लेकिन यहां इन्हें ऑर्गेनाइज करने का तरीका थोड़ा अलग है। यहां कोई 3 बड़े सिस्टम नहीं है। तो फिर हम इन नदियों को कैसे बांटें? इसकी चाबी छिपी है उनके बहने की दिशा में, और एग्जाम के लिहाज से ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। प्रायद्वीपीय नदियों को उनकी बहने की दिशा के आधार पर 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है। कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं, और बाकी जो ज्यादातर हैं वो पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये एक बहुत जरूरी अंतर है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां आमतौर पर छोटी और तेज होती हैं, जबकि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां लंबा सफर तय करती हैं और उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि दक्कन का पठार थोड़ा सा पूर्व की ओर झुका हुआ है। यहाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के कुछ मुख्य उदाहरण हैं। नर्मदा और ताप्ती सबसे मशहूर हैं, जो भ्रंश घाटियों यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला फैक्ट है। इनके अलावा साबरमती, मांडवी और पेरियार जैसी दूसरी जरूरी नदियां भी इसी कैटेगरी में आती हैं, जो अरब सागर में जाकर मिलती हैं। और फिर आती हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस ग्रुप में दक्षिण भारत की कुछ सबसे बड़ी और सबसे जरूरी नदियां शामिल हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इनके बनाए गए विशाल और उपजाऊ डेल्टा लाखों लोगों का पेट भरते हैं और भारत के चावल के कटोरे के रूप में जाने जाते हैं। तो अब तक हमने सारी जानकारी को अलग अलग हिस्सों में तोड़कर समझ लिया है। अब वक्त है इसे एक साथ जोड़कर एक पावरफुल मेंटल टूल बनाने का। तो ये है वो मेंटल मैप जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी किसी भी भारतीय नदी का नाम सुने तो खुद से ये 3 आसान सवाल पूछें। पहला, क्या ये हिमालय से निकलती है या प्रायद्वीप से? दूसरा, अगर हिमालय से तो ये सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र किस सिस्टम का हिस्सा है?
और तीसरा, अगर प्रायद्वीप से तो क्या ये पश्चिम की ओर बहती है या पूर्व की ओर। ये 3 स्टेप की प्रोसेस आपको किसी भी नदी को तुरंत उसके सही ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में रखने में मदद करेगी। और यही इस पूरे अप्रोच का सार है। बात सिर्फ नामों की लिस्ट याद करने की नहीं है, बात है भारत के ड्रेनेज पैटर्न के पीछे के लॉजिक, उसके भूगोल और विज्ञान को समझने की। जब आप तर्क को समझ जाते हैं तो याद रखना अपने आप आसान हो जाता है। और आखिर में नतीजा यही है, जो चीज़ एक समय पर 50 नामों की डरावनी लिस्ट थी, वो अब आपके दिमाग में एक लॉजिकल, आपस में जुड़े हुए नक्शे में बदल जाती है। ये सीखने का एक ज़्यादा असरदार और टिकाऊ तरीका है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अब जब आपके पास ये फ्रेमवर्क है तो आप और कौन से पैटर्न देख सकते हैं? क्या आप बड़े शहरों, खेती के तरीकों या ऐतिहासिक सभ्यताओं के विकास को इन नदी प्रणालियों से जोड़ सकते हैं? याद रखिए, ये नक्शा सिर्फ एक शुरुआत है। असली समझ तब आती है जब आप इसका इस्तेमाल भारत के भूगोल को एक नई नज़र से देखने का एक बहुत ही आसान तरीका देखेंगे। तो ठीक है, ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम पूरे भारत को अलग अलग हिस्सों में बांटकर समझेंगे। इससे क्या होगा कि सारी नदियां अपनी अपनी जगह पर दिमाग में बैठ जाएंगी, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आइए उस सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर इन नदियों को भारतीय उपमहाद्वीप की जीवन रेखाएं यानी लाइफलाइंस क्यों कहा जाता है? देखिए, भारत की नदियां सिर्फ पानी के रास्ते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी सभ्यता, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की धमनियों की तरह हैं, जैसे शरीर में नसें होती हैं। इस पूरे सफर में हम इन्हीं धमनियों को ज्योग्राफिकली देखेंगे ताकि दिमाग में एक नक्शा सा बन जाए। ये मेंटल मैप आपको परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेगा। चलिए अब अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं, उत्तर भारत। हमारी यात्रा शुरू हो रही है विशाल हिमालय से। यहां पर हैं वो नदियां जो उत्तरी पहाड़ों से निकलती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। अरे हाँ, यही तो वो मशहूर पंचनद हैं जिन्होंने पूरे क्षेत्र को एक पहचान दी है। अच्छा, हिमालय से थोड़ा नीचे दक्षिण की तरफ आते हैं। अब हमारी यात्रा हमें लेकर जा रही है भारत के दिल यानी मध्य और पश्चिम भारत में। इस हिस्से में बहती हैं ये प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, चंबल और बाकी। अब यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम की ओर बहती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक फैक्ट है। हमारा ये दौरा अब और दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, प्रायद्वीपीय भारत के प्राचीन पठार की तरफ, जहां देश की कुछ सबसे महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं। तो यहां है दक्षिण की बड़ी नदियां, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। लेकिन इनमें से एक नदी है जिसे एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, जिस पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। जी हां, यही है वो जरूरी पॉइंट, गोदावरी नदी। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला एक बहुत ही आम सवाल है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अब अपनी इस नदी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और हम पहुंच गए हैं पूर्वी भारत के खनिज समृद्ध इलाकों में। और यहां हैं वो नदियां जो पूर्वी राज्यों की जमीन और अर्थव्यवस्था को आकार देती हैं, जैसे दामोदर, जिसे एक जमाने में बंगाल का शोक भी कहा जाता था। तो हमारी ये यात्रा अब पूरी हो गई है। तो अब सवाल ये है कि इस पूरे विषय को लंबे समय तक याद कैसे रखा जाए। चलिए इसका सबसे असरदार तरीका देखते हैं। देखिए, सबसे खास बात यही है कि रीजनल ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करें। जैसा कि यहां दिख रहा है, पहले भारत के नक्शे की कल्पना करें, फिर उसे उत्तर, मध्य, दक्षिण और पूर्व जैसे हिस्सों में बांट लें। बस, फिर हर हिस्से से जुड़ी नदियों को एक ग्रुप में याद कर लें। यकीन मानिए, इस तरह याद रखना बहुत आसान हो जाता है। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करेंगे। सिर्फ रटने से आगे बढ़कर ये सोचिए कि इन महान नदियों ने हमारे देश के आर्थिक और सांस्कृतिक नक्शे को, हमारी पहचान को असल में कैसे घड़ा है। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये तो पूरे भारत की कहानी है, समझते हैं, जो यहाँ की जीवन रेखाएं हैं। तो एग्जाम के लिहाज से भारत की नदियों को कैसे बांटा जाता है, चलिए देखते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 2 तरह की नदियां हैं, हिमालयी और प्रायद्वीपीय। पहले बात करते हैं हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदी प्रणालियों की। सबसे पहले है गंगा, भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी। इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये नंबर याद रखना जरूरी है। ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना।
अगली है सिंधु नदी प्रणाली, जो बहुत ही ऐतिहासिक है। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है और इसकी 5 मुख्य सहायक नदियां हैं। और तीसरी हिमालय नदी है शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र। ये तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए भारत में आती है। अब चलते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की तरफ, जो बारिश के पानी पर निर्भर हैं। यहां सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और इसी वजह से इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। फिर आती है कृष्णा नदी, दक्षिण भारत की एक और बहुत ही अहम नदी। ये महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अच्छा, नर्मदा थोड़ी अलग है। ये बाकी नदियों के उलट पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा और तापी दोनों ही पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं। इनके अलावा महानदी और कावेरी भी बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। चलिए अब एग्जाम के लिए कुछ और जरूरी फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे यमुना गंगा की सहायक नदी और लूनी जो रेगिस्तान में ही खो जाती है। ये टेबल देखिए, क्विक रिवीजन के लिए ये एकदम परफेक्ट है। तो सोचने वाली बात यह है कि इनमें से किस नदी ने भारत के इतिहास को सबसे ज्यादा प्रभावित किया।